Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के लिए, जो कि आपकी हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस आपके यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से हैं। ऑलरेडी हम इसके 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट 3 रहने वाला है। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये क्वेश्चंस हमने अपने प्रीवियस सेशन पे देख चुके हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने अपने प्रीवियस सेशन में कवर कर लिया था। Yes. Question number 17. From the list given below, identify the learner characteristics which would facilitate teaching learning system to become effective. Choose the correct code to indicate your answer. तो आपको यहाँ पर कुछ लिस्ट दी हुई है, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनमें से आपको ऐसी स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है जो कि आपके शिक्षार्थी की विशेषताओं को बताए, जिससे कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है वो फैसिलिटेट हो और वो इफ़ेक्टिव हो। ठीक है, तो जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की हम बात करें तो वो कब इफ़ेक्टिव होगी? बिल्कुल जब एक्सपीरियंस के जब जो आपका लर्नर है उसके पास अपना कोई प्रायर एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल पूर्व ज्ञान होना चाहिए लर्नर के पास। आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हो उसके बारे में उसको अपनी खुद की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कोई भी एनिमल चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए एनिमल हैज़ 4 legs। ठीक है, उसको पता होना चाहिए एनिमल हैज़ टेल ऑल्सो, लाइक दैट। ओके, लर्नर्स फैमिली लीनेज, तो भैया हमें उसका फैमिली लीनेज का मतलब है उसका फैमिली बैकग्राउंड। तो हमें लर्नर के फैमिली बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। आपने देखा भी होगा कितने सारे रिक्शे वाले के बच्चे होते हैं जो कि IAS IPS ऑफिसर बनते हैं। तो ऐसा कुछ एज सच नहीं है कि आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए तभी आप स्टडी कर सकते हो। नो, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, इसीलिए RTE आया है ताकि हर बच्चे तक शिक्षा का अधिकार पहुंच सके। ठीक है, एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर, बिल्कुल एप्टीट्यूड भी होना चाहिए लर्नर में। साथ ही साथ लर्नर में लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल जो उसके विकास के चरण होते हैं। आपको पता है ना कि किस तरह से डेवलपमेंट होता है आपका। सबसे पहले आपकी स्टेजेस आती हैं डेवलपमेंट में, तो वो जैसे आपकी स्टेजेस है इन्फेंसी, इससे पहले वाली जो स्टेज होती है वो आपकी प्रीनेटल पीरियड है ना, गर्भावस्था। फिर ये आपका इन्फेंसी आता है जब आप शैशवावस्था में होते हैं, जब आप छोटे बच्चे होते हैं। फिर आपका चाइल्डहुड आता है, तो ऐसे चाइल्डहुड, उसके बाद आप अडल्टहुड में, टीन एज में आते हैं, अडल्टहुड में आते हैं। तो इस तरह से जो आपकी स्टेजेस होती है डेवलपमेंट की वो भी इफेक्ट, क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे वैसे वैसे आपका जो टीचिंग लर्निंग सिस्टम है, सिस्टम जो है वहाँ पर आपको इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगी। लर्नर्स फूड हैबिट, तो भैया बच्चे की फूड हैबिट से उसकी हॉबीज से हमें कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन, तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, डजेंट मैटर, कुछ भी हो, हमारा जो मोटिव रहता है कि बस ही इज़ अ स्टूडेंट और शी इज़ अ स्टूडेंट एंड आई नीड टू टीच हिम ओनली। ठीक है, हमें सिर्फ उसको पढ़ाना है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, हमारा काम शिक्षा देना है और हम शिक्षा देंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपका डिस्कस हम कर चुके हैं, रिपीट हो गया है। सो करेक्ट आंसर जो रहेगा इसके लिए वो रहेगा आपका A, C and D एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर, क्योंकि हाँ यहाँ पे A, C and D एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर A। हिंदी में देखेंगे, नीचे दी गई सूची में शिक्षार्थी की उन विशेषताओं की पहचान करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायता करेंगी। अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कोड चुनें। तो शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव, बिल्कुल। शिक्षार्थी का पारिवारिक वंश, नहीं। शिक्षार्थी की योग्यता, यस। एंड शिक्षार्थी के विकास का चरण। तो इस तरह से आपका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर A,
1 A, C and D. Moving towards our next question, that is question number 18, and this question says that this is the question of assertion and reason. तो assertion में कहा जा रहा है all teaching implies learning, जितना भी शिक्षण होता है सब लर्निंग को इम्प्लाई करते हैं, या फिर लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव फ्रॉम टीचिंग। जो लर्निंग यूजफुल होती है वो आपकी टीचिंग से ही डिराइव होती है। तो देखो सबसे पहली बात, ऑल टीचिंग एम्प्लाइज लर्निंग, जब जितनी भी टीचिंग होती है वो लर्निंग को एम्प्लाई करती हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन लर्निंग टू बी यूजफुल, लर्निंग को यूजफुल होने के लिए उसको सिर्फ टीचिंग से ही आना ज़रूरी नहीं होता। आप सीखते, मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं कि पूरा फॉर्मल ही आपको पढ़ाया जाए, क्लासरूम हो, ठीक है, इन बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट हो तभी आप पढ़ पाओगे। आप लोग को पता होगा कि जब पहले के टाइम में शिक्षा दी जाती थी, पहले के टाइम में जो आपको स्कूल्स होते थे वो क्या होता था कि जनरली एक कोई गुरु होते थे जो आपको पेड़ के नीचे बैठ के शिक्षा देते थे। तो वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था टीचिंग का, है ना, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी लर्निंग हो रही थी, वहाँ पर भी बच्चे सीख रहे थे। तो इसलिए लर्निंग यूजफुल तब भी हुआ करती थी जब टीचिंग नहीं थी, या फिर आपको ठोकर लगी, ठीक है, आपको ठोकर लगी, आपने कुछ सीखा, वहाँ पे आपको पढ़ाया नहीं जा रहा था लेकिन फिर भी आपने सीखा, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ जाएगा वो जाएगा कि A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। हिंदी में देखेंगे, सभी शिक्षण का तात्पर्य सीखना है। बिल्कुल, शिक्षा जब आप टीचिंग आपको जब दी जा रही है तो उसका मतलब यही है कि बेटा आप सीखो, सिखाने के लिए ही टीचिंग दी जा रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचिंग अपने फन के लिए, आपको मस्ती कराने के लिए दी जा रही है, आपको अरे टाइम पास नहीं हो रहा चलो उस बच्चों को स्कूल भेजो, नहीं, कुछ सिखाने के लिए ही टीचिंग की प्रोसेस चल रही है। तो शिक्षण का तात्पर्य सीखना बिल्कुल है, जबकि उपयोगी होने के लिए सीखना शिक्षण से प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपकी लर्निंग है वो ज़रूरी नहीं आप टीचिंग से ही लें, वो आप अपने एक्सपीरियंसेस से भी ले सकते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट से भी ले सकते हैं, ठीक है। आपने कभी कुछ अपने सामने देखा, आपने वहाँ से कोई सीख ली, तो दैट इज़ ऑल्सो यूजफुल। ओके, सो यहाँ पर आपका A सच है लेकिन R जो है वो सच नहीं है। क्लियर? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट, जो आपके हाफ ईयरली एनुअल के एग्जाम्स होते हैं उनके बेसिस पे अ टीचर इज इंटरप्रिटिंग हिज हर स्टूडेंट, टीचर अपने स्टूडेंट्स का डेटा इंटरप्रीट कर रहा है, मतलब उनके मार्क्स को इंटरप्रीट कर रहा है, उनकी परफॉर्मेंस को इंटरप्रीट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर वेलनेस लाइफस्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर। तो दिस विल बी कॉल्ड, वो उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे, उसके वेलनेस की बेसिस पे, उसके लाइफस्टाइल की बेसिस पे अगर उसको इंटरप्रीट कर रहा है समेटिव असेसमेंट में, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव टेस्टिंग कहेंगे। तो बिल्कुल नहीं, फॉर्मेटिव टेस्टिंग में याद रखिएगा कि आपका कोर्स स्कॉलास्टिक एरिया बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। कोर्स स्कॉलास्टिक एरिया आपको आपके एफए में देखने को नहीं मिलते, आपको कोर्स स्कॉलास्टिक एरिया के जो मार्क्स होते हैं वो आपको आपके एनुअल में मिलते हैं या फिर हाफ ईयरली में मिलते हैं, तो फॉर्मेटिव टेस्टिंग नहीं होगी। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन में आपका एफए भी आता है और आपका एसए भी आता है, और जब हमने अगर ऊपर फॉर्मेटिव असेसमेंट को गलत बता दिया तो ये तो दोनों का मिक्सचर है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं ये सोच के, क्योंकि ये कोर्स स्कॉलास्टिक एरिया को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पर जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट को इंटरप्रीट कर रहा है उसके लाइफस्टाइल की बेसिस पे, उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे। तो आप ये सोच सकते हो कि ये सीसीई में आ रहा है, लेकिन नहीं, ये सीसीई में नहीं आ रहा, क्योंकि सीसीई में आपका एफए भी आ रहा है, फॉर्मेटिव भी आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग नहीं, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग नहीं, बल्कि ये क्या है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग है। कौन सी? मतलब एक क्राइटेरिया, यहाँ पे क्राइटेरिया आपके सिलेक्टेड है कि आप किन क्राइटेरिया की बेस पे स्टूडेंट को क्या कर रहे हो, इंटरप्रीट कर रहे हो। जब आप मार्क्स देते हो तो वहाँ कोई क्राइटेरिया सेट नहीं होता, आपको सिर्फ अपने मार्क्स देने के, हाँ बच्चे ने इतना परफॉर्म किया, इतने मार्क्स दे दिए, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल कैसी, वहाँ पे क्राइटेरिया है, आप देख रहे हो कि वो गुड है, उसकी लाइफस्टाइल बैड है, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। योगात्मक परीक्षणों के आधार पर
हिंदी में देखेंगे। योगात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने छात्रों के प्रदर्शन की व्याख्या उनके व्यवहार में स्पष्ट कल्याण जीवन शैली के संदर्भ में कर रहा है तो इसे कहा जाएगा ना तो ये रचनात्मक परीक्षण है, ना सतत और व्यापक है, ना मानक संदर्भित परीक्षण है, बल्कि ये मानदंड संदर्भित परीक्षण है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Moving towards our next question, that is question number 20, and this question says which one of the following is a key behavior in effective teaching? Effective teaching में इनमें से कौन सा जो है वो key behavior है? Using student ideas and contribution, आपको student के ideas को, उनके contribution को use करना है, structuring use करनी है, instructional variety को use करना है, या फिर questioning को use करना है। इनमें से कौन सा एक कह सकते हो कि प्रमुख व्यवहार है अच्छी टीचिंग के लिए? तो देखिए, जब आप अच्छी टीचिंग करने जा रहे होते हैं तो आपको बिल्कुल ये वाली बात भी आपकी ठीक है कि आपको स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को भी यूज़ करना चाहिए और उनका कंट्रीब्यूशन भी लेना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होती हैं, जो बच्चा खुद करके सीखता है, जहाँ पर आपका लर्निंग बाय डूइंग होता है, वहाँ पर जो शिक्षण होता है या फिर आपकी जो टीचिंग होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव टीचिंग की ही, तो लर्निंग और टीचिंग यहाँ पर इफेक्टिव है जब बच्चा खुद करके सीख रहा है, तो यस इट्स गुड। और हम स्टूडेंट के आइडियाज़ को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट कहीं ना कहीं ये भी मान के चलिए कि जब स्टूडेंट अपना आइडिया दे रहा है तो ये श्योरिटी नहीं है कि वो हमें सही आइडिया दे। हम जिस भी टॉपिक पर उसके आइडियाज़ को हम कह रहे हैं कि बेटा आप अपने व्यूज़ यहाँ पर इस टॉपिक पर थ्रो करिए, तो अब वो जितने भी व्यूज़ अपने यहाँ पे इस टॉपिक पर दे रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सारे व्यूज़ वो बिल्कुल टू द पॉइंट ही दे रहा हो। कहीं कहीं वो पॉइंट से अलग भी दे रखेंगे, टॉपिक से बाहर दे रहा होगा, है ना। तो अगर हम सिर्फ स्टूडेंट के आइडिया को यूज़ करके उसके कंट्रीब्यूशन को यूज़ कर ले रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इफेक्टिव टीचिंग है या ये की बिहेवियर है, क्योंकि बात जब टीचिंग की हो रही है तो यहाँ पर किसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? टीचर का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। लेकिन इस लाइन में हमें स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट तो दिख रहा है दोनों साइड से, लेकिन टीचर का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही होते हुए पर भी गलत हो जाएगा। अगर सिर्फ लर्निंग की बात होती तो हम कह सकते थे कि आप स्टूडेंट का आइडिया ले लीजिए और उसका कंट्रीब्यूशन ले लीजिए, लेकिन फिर भी आपको तब भी कुछ ना कुछ करना है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि 3 पिलर्स होते हैं आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के: टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। तो जब ये तीनों चीज़ें होंगी तभी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कैरी आउट हो पाएगी, तभी वो क्या हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो हमारी सक्सेसफुल हो पाएगी। विद सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट इन्वॉल्व हो रहा है, टीचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए हम आंसर को गलत कर देंगे। अब आ रही है स्ट्रक्चरिंग की बात कि एक स्ट्रक्चर बना लीजिए और कह दीजिए, इसे मैंने वही स्ट्रक्चर बना देना इन द सेंस कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो और आपने उसका फ्लो चार्ट बना दिया। अब आप बोल रहे हो कि ये आपकी इफेक्टिव टीचिंग है। येस, इट्स अ पार्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, बट हम इसको की बिहेवियर नहीं कहेंगे, क्योंकि सिर्फ फ्लो चार्ट बना देने से बच्चे को पूरा चैप्टर समझ में नहीं आता। फ्लो चार्ट बना देने से उसको बस एक आइडिया हो जाता है कि वो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाला है, कौन सी चीज़ किससे रिलेट कर रही है। लाइक जैसे आप बायफर्केशन करते हैं कि अगर मान लीजिए आप एनिमल्स पढ़ा रहे हो तो आपने एनिमल्स टॉपिक लिखा, उसका बायफर्केशन किया कि डोमेस्टिक एनिमल्स या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, है ना, तो अब आप टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ही बताओगे भाई टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का भी ये फर्दर डिवाइड होते हैं डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स में। तो ये बच्चे को पता चल जाता है फ्लो चार्ट के थ्रू कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन उसके अंदर जब आप बताओगे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, है ना, वाटर एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में हमारा हॉर्स आ रहा है, लॉइन आ रहा है, वाटर एनिमल्स में हमारी फिश आ रही है, शार्क आ रही है। तो जब आप उसको डिस्क्राइब करोगे तब बच्चा पूरी तरह से चैप्टर को समझ पाएगा। सिर्फ आपने उसको उनकी ईटिंग हैबिट्स आपने बता दी, हाँ एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। अब आपने बताया ही नहीं है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स है क्या, तो बच्चे कैसे समझेगा। तो बच्चे को सिर्फ एक ओवरव्यू मिलता है फ्लो चार्ट के थ्रू, लेकिन जब आप उसको डिस्क्राइब करते हो तब वो पूरा चैप्टर समझ पाता है। तो सिर्फ स्ट्रक्चरिंग को हम की बिहेवियर नहीं कह सकते इफेक्टिव टीचिंग का। इट्स अ पार्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग बट नॉट अ की बिहेवियर। क्लियर? तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी की अगर हम बात करें,
और दूसरा हमारा क्वेश्चनिंग। मैंने आपको पहले भी बताया है, यस क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन इज गुड। यहाँ पर ये चारों ही ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नेगेटिव नहीं है, बट हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट चूज करना है, हमको की बिहेवियर चूज करना है, इसलिए हमने ये दोनों कट कर दिए। और क्वेश्चनिंग को भी हम इसलिए कट कर देंगे क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन करना इज नॉट, हम yes it's a part of effective teaching but not the key behavior, क्योंकि बट हमने तो क्वेश्चनिंग कर ली, हमने क्वेश्चन पूछ लिया, ज़रूरी नहीं हमें हर बच्चे ने आंसर दिया है, ठीक है, या हर बच्चे को समझ में आया है ना। सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे तो चैप्टर कैसे समझेंगे, नहीं, हमें क्या करना होगा, इफेक्टिव टीचिंग जब होगी जब हम किसी एक पर्टिकुलर मेथड को ना अपना के क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंट मेथड्स को अपनाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे सिर्फ हमें अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं करना, हमें सिर्फ फ्लो चार्ट नहीं बनाना, हमें सिर्फ स्टूडेंट का आइडिया कॉन्ट्रीब्यूशन यूज नहीं करना, बल्कि हमको ये भी करना एंड ये भी करना। अगर हम ये सब कर रहे हैं तब हमारी टीचिंग इफेक्टिव होगी। हम बच्चे को हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी करने दे रहे हैं, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट का, हम उसके आइडियाज भी ले रहे हैं। बेटा तुम बताओ, तुम इस चैप्टर के बारे में क्या क्या जानते हो, इस वर्ड से तुम क्या क्या समझते हो, ये वर्ड सुन के तुम्हारे मन में क्या क्या बातें आ रही हैं। तो हम बच्चे का इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, बच्चों के व्यूज ले रहे हैं। हम फ्लो चार्ट बना के चैप्टर का ओवरव्यू बच्चों को दे रहे हैं, हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बच्चे आंसर कर रहे हैं, दैट इज गुड। तो हम सारी चीजों, हम प्रोजेक्ट मेथड का यूज यहाँ पर कर रहे हैं, हम स्टोरी के थ्रू बच्चे को पूरा चैप्टर कन्वे कर रहे हैं। तो हम डिफरेंट मेथड्स का यूज अगर कर रहे हैं वाइल टीचिंग, तो ये टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है। और ये की बिहेवियर है कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को हमें यूज नहीं करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें यूज करने हैं। डिपेंड करता है कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो उसमें किस टाइप का मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी इज द करेक्ट आंसर हियर। एंड प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवहार है, तो देखिए छात्रों के विचारों और योगदान का उपयोग हमें बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे इसको प्रमुख व्यवहार नहीं मानेंगे। संरचना करनी चाहिए बिल्कुल, बट इसको भी प्रमुख नहीं मानेंगे। प्रश्न करना चाहिए, बट इसको भी नहीं। हम मानेंगे कि हम जो निर्देश दें उसमें विविधता हो, अलग अलग तरह से हम बच्चे को इंस्ट्रक्ट करते रहें। क्लियर? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड दिस इज Which of the following set of statements best describe the nature and objective of teaching? अब देखिए यहाँ पर यहाँ पे बच्चे की बात नहीं हो रही, फिर से भाई टीचिंग की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है हमें उसका नेचर, उसकी प्रकृति बतानी है और उसके उद्देश्य बताने हैं। हमें शिक्षण की प्रकृति और शिक्षण के उद्देश्य बताने हैं क्या क्या हैं। तो टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। बिल्कुल, टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बिल्कुल रिलेटेड हैं। टीचिंग हो रही है, इट मीन्स अगर शिक्षण दिया जा रहा है तो वो लर्निंग के लिए ही दिया जा रहा है कि भैया बच्चा सीखे, तभी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बच्चा सीख रहा है तो वो भी टीचिंग के थ्रू सीख रहा है, ठीक है, चाहे वो टीचिंग इनफॉर्मल हो या फिर फॉर्मल हो। तो टीचिंग और लर्निंग दोनों ही इंटीग्रली रिलेटेड हैं, ये वाली बात सही है। There is no difference between teaching and training. टीचिंग में और ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल होता है। कैसे नहीं होता, आपको पता होगा। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग का मतलब है जब आप खुद कर रहे हो, आप किसी चीज की वर्कशॉप कर रहे हो, आप खुद से, जैसे आप लोग अपने बीएड बीटीसी में करते हैं ना, कि जब आपने अगर बीएड किया होगा तो आपने देखा होगा कि आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं वहाँ स्कूल्स में, तो वो आप खुद कर रहे हो। लेकिन टीचिंग क्या है? टीचिंग में आपको कोई दूसरा पढ़ा रहा है। आप ट्रेनिंग में करके सीख रहे हो, लेकिन टीचिंग में आपको कोई दूसरा सिखा रहा है, ठीक है। तो दोनों ही भैया डिफरेंस है, हम नहीं कह सकते नो डिफरेंस, बिल्कुल डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। Concern of all teaching is to ensure some kind of transformation in students. जो कंसर्न है सारी टीचिंग का, उसका जो उद्देश्य वो यही है कि कुछ तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो स्टूडेंट में। बिल्कुल, हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर हम सीखने की बात करें, लर्निंग की बात करें, तो लर्निंग इज समथिंग विच ब्रिंग्स चेंजेस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। अगर लर्निंग क्या है, तो लर्निंग कुछ ऐसी चीज है जो स्टूडेंट के व्यवहार में परिवर्तन ला रही है, तो दैट इज लर्निंग। हम कह सकते हैं लर्निंग सीखना कब हो रहा है? सीखना जब हो रहा है जब हमने कुछ सिखाया, बच्चे ने उसको सीखा और अपने व्यवहार में उसको उतार के अपने व्यवहार में परिवर्तन
परिवर्तन लाया तो यहाँ पर आपकी लर्निंग हुई। तो बिल्कुल जो टीचिंग का उद्देश्य वो यही है कि कुछ तरह का चेंज बच्चे में आना चाहिए। अगर जैसा बच्चा स्कूल में आया था, स्कूल से जाते टाइम भी वो वैसा ही है, तो कोई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं हुई जब तक कि उसमें चेंजेस नहीं आती, जब तक कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। बच्चा हमारे पास एक आप लोग कहते हैं कोरी स्लेट की तरह है, तो हमने उसको भर के भेजा। वैसे तो बच्चा कोरी स्लेट नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत है। बच्चा अपने साथ हमने पहले ही बोला कि प्रायर एक्सपीरियंसेस लेकर आता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि बच्चा अगर कोरी स्लेट की तरह आया और हमने उसको कोरी स्लेट की तरह वापस भेज दिया तो कोई लर्निंग नहीं हुई। लेकिन हाँ, अगर वो कोरी स्लेट की तरह आया और फिर पूरा हमने उस पूरी स्लेट पर लिख दिया तो अब जो है वो लर्निंग हुई। ठीक है, ऑल, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी सही है और ये स्टेटमेंट भी। ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर, जितनी भी अच्छा शिक्षण होते हैं वो सब फॉर्मल होते हैं नेचर में। ऐसा किसने कहा, कहाँ लिखा है? मैंने पहले भी बोला कि टीचिंग तो इनफॉर्मली भी हो सकती है, फॉर्मली भी हो सकती है। आप एक ठोकर खाने से भी सीख रहे हैं और आपको सिखाया जा रहा है, टीचर समझा रहा है, आप तब भी सीख रहे हैं। आप अपने छोटे भाई से भी सीख रहे हैं, आप अपनी छोटी बहन से भी सीख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आपको कुछ ना कुछ सिखा जा रहे हैं। तो टीचिंग जो है वो फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। तो हम नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इनफॉर्मल है नेचर में, इसलिए ये गलत है। अ टीचर इज अ सीनियर पर्सन, फिर से वही बात आ गई कि भैया टीचर सीनियर पर्सन ही क्यों होगा? मैंने अभी बोला हम अपने छोटे भाई बहनों से भी सीखते हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं। अब जो है वो स्टडी एडवांस हो रही है, हमने उनको पढ़ाते हुए कुछ सीखा, कुछ नया सीखा, तो क्या वो सीनियर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमने सीखा, यहाँ पे लर्निंग हुई, तो टीचिंग लर्निंग हुई। लेकिन तो हम वही कह रहे हैं कि जो टीचर है वो सीनियर पर्सन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम अपने छोटों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। एंड टीचर इज़ अ सोशल एक्ट वेज लर्निंग इज़ अ पर्सनल एक्ट, बिल्कुल सही बात है। जब कोई पढ़ा रहा है तो वो समाज सेवा कर रहा है, लेकिन अगर कोई पढ़ रहा है तो वो सिर्फ अपने लिए पढ़ रहा है, वो दूसरे के लिए नहीं पढ़ रहा। उसकी मार्कशीट से किसी दूसरे को फायदा होने वाला नहीं है, वो सिर्फ उसको भी फायदा होगा। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर हियर फॉर दिस क्वेश्चन इज AC and F statement is correct and it's here in option number 3. आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेट शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो शिक्षण और सीखना अभिन्न रूप से संबंधित हैं, बिल्कुल संबंधित, दोनों अलग अलग हैं बट एक दूसरे से संबंधित हैं। शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है, अंतर है दोनों में। सभी शिक्षण की चिंता छात्रों में किसी प्रकार का परिवर्तन सुनिश्चित करना है, बिल्कुल बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आना जरूरी है, आना चाहिए। सभी अच्छे शिक्षण औपचारिक प्रकृति के होते हैं, नहीं अनौपचारिक भी होते हैं। और शिक्षण एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है, शिक्षक वरिष्ठ नहीं, आपका छोटा, आपसे छोटा भी हो सकता है। आप शिक्षण एक सामाजिक कार्य है, बिल्कुल, जबकि सीखना एक व्यक्तिगत कार्य है। इसलिए आपका जो A, C एंड F स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग? वही सेम क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया, तो अब हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि बस थोड़ा सा यहाँ पे पेयर ऑप्शन में चेंज हुआ है। भैया आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन को ये लोग मॉडिफाई करते रहते हैं, और मॉडिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको अपने किस में देखने को मिलता है? ऑप्शंस में। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था प्रायर एक्सपीरियंस, हमने एज इट इज देखा था। यहाँ पर हमने फैमिली लाइगेज करके कुछ देखा था, लेकिन यहाँ एजुकेशनल स्टेटस ऑफ पेरेंट और लर्नर आ गया। मतलब बात वही आ गई कि बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड आ गया। सेम बात है, बस घुमा के बोल दिया। ये ठीक है, ये तो बिल्कुल एज इट इज था। यहाँ पर भी बात एज इट इज ही थी, फैमिली बैकग्राउंड की, बस क्या हुआ वर्डिंग्स चेंज कर दिए। देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन आपसे सेम पूछा जाता है, बस घुमा फिरा कर। यहाँ पर पीयर ग्रुप कर दिया लर्नर का, ठीक है, और यहाँ पर फैमिली साइज कर दिया जहाँ से कि लर्नर आ रहा है। तो ये सब कुछ सेम है और हमें बस ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ हमारा प्रायर एक्सपीरियंस जो है लर्नर का वो सही है। सो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी विशेषता शिक्षण की प्रभावशीलता से अत्यधिक संबंधित है? शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव संबंधित है। शिक्षार्थी के मतलब कि शैक्षिक स्थिति से हमें कोई मतलब नहीं। शिक्षार्थी के समूह, सहकर्मी समूह से भी हमें कोई मतलब नहीं कि उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, और उसके परिवार के आकार से भी हमें कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं हम मैचिंग क्वेश्चन करेंगे। तो इन द 2 सेट्स गिवन बिलो, यहाँ आपको 2 सेट दिए, सेट नंबर 1 एंड सेट नंबर 2। तो सेट नंबर 1 को हमें सेट नंबर 2 के साथ मैच करना। चलिए आइए मैच करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो सेट नंबर 1 है यहाँ पर टीचिंग मेथड्स दिए हैं, ठीक है, क्योंकि वो नीचे चला गया है तो आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ लिख दे रही हूँ कि यहाँ पर हमें टीचिंग मेथड्स बताए गए हैं, जबकि
दूसरे वाले कॉलम में हमें इन टीचिंग मेथड्स को किसके साथ मैच करना है, तो हमें रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करना है, यानी कि इफेक्टिवनेस के साथ मैच करना है कि इन टीचिंग मेथड्स, ये जो टीचिंग मेथड्स हैं किसके लिए रिक्वायर्ड हैं, किसके लिए इफेक्टिव होंगे। सबसे पहला है आपका लेक्चरिंग। तो लेक्चरिंग की अगर मैं बात करूं तो लेक्चरिंग इनमें से आप किसके साथ मैच कर सकते हैं। देखिए लेक्चरिंग जो है वो कंटेंट डिलीवरी होता है ना ल्यूसिड लैंग्वेज। आप इस यहाँ पर कुछ भी फ्लो चार्ट नहीं बनाते, यहाँ पर आपको आप सिर्फ एक सिंगल आप कह सकते हो एक लय में पूरा चैप्टर को पूरा कंटेंट को डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा बोरिंग मेथड भी कहते हैं, है ना। गए और बस स्टार्ट कर दिया और बोल रहे हैं, बस बोलते जा रहे हैं, दैट इज लेक्चरिंग। सो फर्स्ट का हो गया हमारा थर्ड, मैं यहीं पर लिख देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, क्योंकि कोड हमें आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डिस्कशन इन ग्रुप्स। अब अगर आप ग्रुप में डिस्कशन करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है कि थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स। जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनमें अगर क्योंकि आप डिस्कशन करो तो आपको कोई टॉपिक दिया गया होगा, ऐसा नहीं आप ऐसे ही डिस्कस कर रहे हो कुछ भी, तो कोई तो हाथी की बात करेगा और कोई चूहिया की बात करेगा, है ना। ऐसा नहीं करना, आपने एक थीम दे रखी होगी तो उस थीम के ही आसपास आप अपना डिस्कशन कर रहे होगे, तो थीम बेस्ड इंटरेक्शन हो रहा होगा जितने भी लोग उस ग्रुप में हैं उनमें, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी का जो आंसर जाएगा वो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका फिफ्थ। लिख नहीं सकते क्योंकि बार बार डिलीट हो रहा है, नहीं लिखते हैं, इसके चक्कर में डिलीट हो जाता है। चलिए अब मैं वहाँ पे वो नहीं करूँगी, ये फिफ्थ। ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज का प्रोडक्शन होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है कि आइडियाज को निकालना, सोचना, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज यानी कि सेकंड। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल, अब तो एक ही बचता है कि स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड। यहाँ पर आपको जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल होता है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन के छोटे छोटे स्टेप होते हैं और यहाँ पर आपको फीडबैक भी मिलता है। सो ऑप्शन फर्स्ट। तो ये थर्ड, फिफ्थ, सेकेंड एंड फर्स्ट, और ये कहाँ देखने को मिलेगा, थर्ड, फिफ्थ, सेकेंड एंड फर्स्ट, एंड इट इज हेयर इन ऑप्शन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन है, चलिए कोई नहीं, मैंने हिंदी में ही बताया है सब, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इवोल्यूशन प्रोसीजर्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच विल बी कॉल्ड फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। यहाँ पर आपको इवोल्यूशन की कुछ लिस्ट दी हुई है, कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको उन स्टेटमेंट्स का पता लगाना है जिनको हम फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कहेंगे। ओके, तो a teacher awards grades to students after having transacted the coursework। कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर टीचर बच्चे को ग्रेड दे रहा है तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो गया, इट मीन्स तो हाफ ईयरली या फिर एनुअल हो गया। ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट इन द क्लासरूम द टीचर प्रोवाइड्स करेक्टिव फीडबैक। बिल्कुल, आप क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बच्चे को फीडबैक दे रहे हो कि बेटा तुम यहाँ गलत कर रहे हो, दैट्स कम इन द कैटेगरी ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। द टीचर गिव मार्क टू स्टूडेंट ऑन ए यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट में टीचर बच्चे को मार्क्स दे रहा है, नहीं, यूनिट टेस्ट में भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी कोर्स ही कंप्लीट होगा। और फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका क्या होता है, जो आपके कोर्स के दौरान चल रहा होता है, ठीक है। कोर्स खत्म होने के बाद नहीं, कोर्स के चलते ही चल रहा है, ठीक है, ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। द टीचर क्लैरिफाइज द डाउट्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। बिल्कुल क्लास में ही बच्चे के जो डाउट्स हैं उनको क्लैरिफाई कर रहा है, तो वही शिक्षण के दौरान ही चल रहा है। द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज रिपोर्टेड टू पेरेंट्स एट एवरी 3 months इंटरवल। बिल्कुल नहीं, जब यहाँ पे हमने बोला कि शिक्षण के दौरान ही जब आपका चेंज वही तुरंत ही, अभी पढ़ाया, अभी फीडबैक दे दिया, अभी आपको करेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर तो आप 3 months के बाद कुछ कर रहे हैं। नो, लर्नर्स मोटिवेशन इज रेज्ड बाय द टीचर थ्रू अ क्वेश्चन आंसर सेशन। हाँ, अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं और उसी टाइम पे बच्चे को आप मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो भी आप लेक्चर के दौरान कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका बी, डी एंड एफ। बी, डी एंड एफ, एंड इट इज हेयर इन ऑप्शन नंबर 4। हिंदी में देखेंगे, नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं की सूची में उन प्रक्रियाओं की पहचान करें जिन्हें रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाएगा। तो रचनात्मक मूल्यांकन जो आपके पाठ्यक्रम के दौरान हो रहा हो, तो एक शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद अगर ग्रेड प्रदान कर रहा है तो रचनात्मक मूल्यांकन नहीं है। कक्षा में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान शिक्षक सुधारात्मक प्रतिक्रिया अगर दे रहा है तो ये आपका
रचनात्मक मूल्यांकन है, शिक्षक एक यूनिट परीक्षण के बाद छात्रों को अंक देता है, तो वो भी नहीं किसी के बाद दे रहा है, नहीं साथ में ही दे, तो शिक्षक कक्षा में ही छात्रों की शंका का समाधान कर रहा है, ये भी सही है। और छात्रों के समग्र प्रदर्शन की रिपोर्ट, ये नहीं, शिक्षक द्वारा प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से शिक्षार्थी की प्रेरणा को बढ़ाया जा रहा है, तो ये भी आपका रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ BDF, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। Now moving towards our last question of the session, it is assertion, तो all teaching should aim at ensuring learning, हर शिक्षण का उद्देश्य है कि लर्निंग हो, बिल्कुल भैया यही उद्देश्य होता है कि लर्निंग हो, और all learning results from teaching, और जितनी भी लर्निंग होती है वो टीचिंग से आती है। देखिए इतना समझ में आ गया होगा ना, आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे कहीं भी, क्योंकि काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि लर्निंग तो आप बिना टीचिंग के भी हो जाएगी, बट हाँ, लर्निंग के लिए आपको टीचिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन टीचिंग के लिए लर्निंग रिक्वायरमेंट है। जब आप पढ़ा रहे हो तो सीखना भी चाहिए। सभी शिक्षक का लक्ष्य सीखना सुनिश्चित करना होगा, बिल्कुल जब आप पढ़ा रहे हो तो सीखना हाँ होना चाहिए। और सभी शिक्षण से उत्पन्न होते हैं, तो सभी सीखना शिक्षण से उत्पन्न नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही हो जाएगा कि ए सच है लेकिन आर गलत है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, ताकि हमें आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और बेहतर वीडियोस और बेहतर कंटेंट ला सकें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।